वेलकम टू कौटिल्य भोपाल ऑनलाइन क्लासरूम, जहां आज हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के एक टॉपिक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। इट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुडे। पहला टॉपिक जिसे हम लोग कवर करेंगे वह होगा इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। औद्योगिक क्रांति क्या है और इस क्रांति ने कौन कौन से परिवर्तन उत्पन्न किए। दूसरा हम टॉपिक कवर करेंगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के प्रकार या औद्योगिक क्रांति को चलाने वाले इंजन कौन से थे। एक टॉपिक और कवर करेंगे हम लोग जिसे हम लोग कहेंगे रोल ऑफ इंग्लैंड इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड की भूमिका। इसके बारे में एक प्रश्न और भी है कि व्हाई डिड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिन फ्रॉम इंग्लैंड। द नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द लास्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इन सारे टॉपिक पर हम लोग आज चर्चा करेंगे अपने इस लेक्चर में। साथ साथ हम ये भी देखेंगे इस पूरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो एक वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, उस टॉपिक के इंडिया पर क्या इम्पैक्ट हुए, जिसे हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखिए, रेवोल्यूशन का मतलब है बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला देना, सडनली सारी व्यवस्थाओं को परिवर्तित कर देना। जैसा कि टॉपिक में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इट मीन्स द इंडस्ट्री एंड इट्स वे ऑफ प्रोडक्शन इज गोइंग टू चेंज कंप्लीटली थ्रू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कंडीशन थी, यानी औद्योगिक क्रांति से पहले जैसा लोग वहाँ पर उत्पादन करते थे, वो सब मैन मेड था, मशीनाइजेशन नहीं था, तो उत्पादन बहुत कम होता था, मेहनत बहुत ज़्यादा होती थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बड़े व्यापक पैमाने पर मशीनों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इट मीन्स द इमेंस यूज ऑफ मशीनाइजेशन, और इसी मशीनाइजेशन ने प्रोडक्शन को बढ़ाया। प्रोडक्शन को बढ़ाने से जो गुड्स तैयार हुआ, जो नया मैन्युफैक्चर गुड तैयार हुआ, उसको पूरे विश्व में बेचा गया, तो उसकी डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ने से व्यापक पैमाने पर मशीनें और लगाई गई। तो जो प्रॉपर मशीनाइजेशन हुआ और बड़ी संख्या में मशीनों को लगाया गया, तो मशीनों को जो एस्टेब्लिश करने की प्रोसेस है, उसी को हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, जिसने बहुत सारे इम्पैक्ट किए। सोसाइटी को भी इम्पैक्ट किया, पॉलिटी को भी इम्पैक्ट किया, सोशल लाइफ को भी इम्पैक्ट किया। ये भी कह सकते हैं कि प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कंडीशन थी यूरोप की, वो बहुत डार्कन थी, और उसी डार्कन कंडीशन को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने एक नए प्रकाश में, नई रोशनी में ला करके खड़ा कर दिया। यही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट हैं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमको चेंजेस देखने हैं। पहले मैन मेड प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मशीनाइज प्रोडक्शन है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले का जो गुड्स है, जो तैयार माल है, वह बहुत कीमती है क्योंकि उसमें मेहनत बहुत लगी हुई है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद व्यापक प्रोडक्शन हुआ, मास लेवल पर प्रोडक्शन हुआ, तो जो सामान तैयार हुआ, मैन्युफैक्चर गुड तैयार हुआ, उसकी कीमत अपेक्षाकृत कम थी क्योंकि अब वैश्विक बाजार पैदा होने लगे। तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चेंजेस थे और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। अगर हम परिभाषित करें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज ए सडन चेंज ऑफ मेथड इन प्रोडक्शन। इन अदर वर्ड्स, द चीपर मशीनाइज्ड गुड्स रिप्लेस द मैन मेड कॉस्टली गुड्स। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो उसको पुश करने वाले बहुत सारे कारक भी रहे होंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस किस ने पुश किया। इंग्लैंड में हुआ तो इंग्लैंड में कौन कौन सी सर्कमस्टेंसेस थी जिससे ये इंस्पायर हुआ, तो उनको हम लोग सेकंड टॉपिक में समझते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दूसरे इंजन्स विच ड्रोव द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये वो इंजन थे जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को चलाया। इसमें हम लोग समझते हैं, पहला है कमर्शियल रेवोल्यूशन। इंग्लैंड में 1740 के बाद से ही एक बहुत बड़े लेवल पर कमर्शियल गुड्स बनने लगे, और ये इंग्लैंड का जो पीरियड चल रहा था जिसे कहते थे कॉलोनाइजेशन, इस कॉलोनाइजेशन ने वर्ल्ड के बहुत सारे दूर दूर के देशों पर अपना अधिकार कर रखा था। तो इंग्लैंड के पास अपने सामान को, तैयार गुड्स को बेचने के लिए बहुत दूर दूर तक की चीज़ें थी, बहुत दूर दूर तक के देश थे। उन सभी देशों तक उसने सामान पहुंचाया और उसको इसका बहुत फायदा मिला। तो कमर्शियल रेवोल्यूशन ने इंग्लैंड में डिमांड बढ़ाई, और डिमांड बढ़ाने से इंडस्ट्रीज की स्थापना करनी पड़ी।
इंडस्ट्री बहुत सारी लगी, तो इंग्लैंड में बड़े बड़े नगरों की स्थापना हुई। इंग्लैंड में क्या, पूरी दुनिया में बड़े बड़े नगरों की स्थापना हुई। लंदन, लिवरपूल, ये उसी समय के बड़े नगर हैं, जो मैनचेस्टर, और ये इन नगरों ने ग्रामीण जनसंख्या को, जो रूरल कंट्री यार्ड के पीपल थे, उनको मूव कर दिया शहरों की तरफ। तो ये जो मूवमेंट हुआ लोगों का गांव से शहरों की ओर, इसे नाम दिया गया अर्बनाइजेशन, नगरीकरण। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो एक प्रोसेस है, उसने अर्बनाइजेशन को जन्म दिया। तो अर्बनाइजेशन इज ए चाइल्ड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो वहां से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को थोड़ी सी ताकत मिली, या उसको थोड़ा सा फ्यूल मिला, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थोड़ा चला। दूसरा जो एक बड़ा इंजन था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को चलाने के लिए, वो था ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन। इंग्लैंड में बहुत बड़े पैमाने पर, नॉट ओनली इन इंग्लैंड बट इन कंप्लीटली यूरोप में व्यापक पैमाने पर रोड, कैनाल, ब्रिज, रेलवे, ये सब बहुत एक्सट्रीम लेवल पर फैल गए। और जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम बहुत ज़्यादा हो गए, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ कि वो अपने तैयार माल को आसानी से मार्केट तक पहुंचा सकते थे। दूसरा कि कच्चे माल को आसानी से इंडस्ट्री तक पहुंचा सकते थे। इंग्लैंड को सबसे अधिक फायदा इसीलिए हुआ क्योंकि वैश्विक, यानी कि जल के जो व्यापार होता था, जल के जो मार्ग थे, ओशनिक जो रीजन्स थे, उन सब पर इंग्लैंड की मोनोपोली थी, यानी इंग्लैंड का एकाधिकार था। उस एकाधिकार का यूज इंग्लैंड ने किया, तो सारे समुद्री मार्गों को इंग्लैंड ने व्यापक तौर पर यूज किया और बहुत ज़्यादा मुनाफा इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से उसने कमाया। तो इंग्लैंड रेवोल्यूशन पूरे यूरोप को इफेक्ट कर रहा है, पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट कर रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली इंग्लैंड को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तीसरी एक कंडीशन थी इंग्लैंड में जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को मूव किया या फ्यूल किया, उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो डेमोग्राफिक रेवोल्यूशन थी। इंग्लैंड में 1740 से 1750 के बीच में जनसंख्या तेजी से बढ़ी, और इस तेजी से बड़ी जनसंख्या ने आसान मूल्य पर मजदूरों को उपलब्ध करा दिया। डेमोग्राफिक रेवोल्यूशन जनसांख्यिकी और जनसंख्यात्मक वृद्धि के पश्चात कुछ और भी ऐसे कारक थे जिन्होंने औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने में या उसको पुश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे ही एक कारकों में है कृषि क्रांति। एक कॉमन सा फिनोनिमा है कि हरित क्रांति का जन्म अमेरिका में हुआ और 20वीं शताब्दी के दौरान, लेकिन उससे पूर्व इंग्लैंड में कृषि को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों की खोज हो चुकी थी, जिसे इंग्लैंड में एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कहा गया। और इस एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने, कृषि क्रांति ने औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका इस संदर्भ में निभाई कि उसने कच्चे माल की आपूर्ति उद्योगों के लिए व्यापक पैमाने पर करना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा औद्योगिक एग्रीकल्चर क्रांति या कृषि क्रांति ने औद्योगिक क्रांति के लिए बड़ी संख्या में संभावनाएं उत्पन्न कर दी, कच्चे माल की आपूर्ति कर दी और संभावनाएं पैदा कर दी, जिस कारण से यह कृषि क्रांति औद्योगिक क्रांति के लिए एक बड़ा स्टेप या एक पुशअप साबित हुआ। इसके अलावा जो अन्य इंजन रहे हैं औद्योगिक क्रांति के, उनकी हम चर्चा कर चुके हैं, जैसे कमर्शियल रेवोल्यूशन जिसने इसको पुश किया, डेमोग्राफिक रेवोल्यूशन उसने इसको पुश किया, ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन उसने भी इसको पुश किया। तो इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति को बहुत से कारकों ने पुश किया। इसके बाद एक प्रश्न अक्सर ये पूछा जाता है कि औद्योगिक क्रांति की वे कौन सी परिस्थितियां थीं कि वो इंग्लैंड में ही प्रारंभ हो सकी। ऐसी कौन सी दशाएं थीं कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड के अलावा कहीं और ना हो सकी। तो यहाँ हमको उन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि औद्योगिक क्रांति के इंग्लैंड में ही घटित होने का क्या कारण हुआ। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि इंग्लैंड में ही वे परिस्थितियां सबसे पहले उत्पन्न हुई जो औद्योगिक क्रांति को धारण कर सकती थीं। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में दासों का व्यापार, इंग्लैंड का समुद्री मार्गों पर, व्यापारिक मार्गों पर एकाधिकार, इंग्लैंड में लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों की बृहद परंपरा, जमींदारों को औद्योगिक क्रांति को ज़्यादा प्रोत्साहन देना, अधिक से अधिक आय कमाने की चाह रखना, इंग्लैंड में लोहे और कोयले की खदानों का पास होना, इन सारी दशाओं ने इस इंग्लैंड को औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार कर दिया। तो ऐसी बहुत सी परिस्थितियां देखी जा सकती हैं जिन्होंने इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जो किसी और देश में तैयार नहीं हो सका।
इंग्लैंड में प्रारंभ होने वाली यह औद्योगिक क्रांति बहुत कम समय में पूरे यूरोप में फैल गई और इसने बहुत सारे परिवर्तन भी पैदा किए, जिन्हें हम औद्योगिक क्रांति के प्रभाव भी कहते हैं। ये प्रभाव सामाजिक क्षेत्र में भी देखे जा सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी देखे जा सकते हैं एवं धार्मिक क्षेत्रों में भी देखे जा सकते हैं। अगर हम इंग्लैंड की बात करेंगे तो इंग्लैंड में कृषि पद्धति पूर्णतः परिवर्तित हो गई औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, क्योंकि अब उन फसलों का उत्पादन ज़्यादा किया जाने लगा जो कारखानों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जा सकती थी, या ये फसलें जो मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल की जा सकती थी। कोयले एवं लोहे के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई, बहुत सारे यंत्रों का आविष्कार हुआ, साइंटिफिक एक नया एरा आया जिसमें बहुत सारी मशीनरियाँ, बहुत सारे यंत्र खोजे गए, क्योंकि मशीनीकरण की तीव्र अवस्था आई जिसमें नए यंत्रों का बड़ा महत्व था। लोग नए नए यंत्रों की खोज करने लगे ताकि क्रांति को और ज़्यादा बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, उत्पादन को और अधिक से अधिक किया जा सके ताकि आर्थिक उद्देश्य पूरे किए जा सकें। और इसके अलावा उद्योगों में निष्पादन की तकनीकें बेहतर हो गई, पूंजी की उपलब्धता इंग्लैंड में ठीक ठाक रही, परिवहन के क्षेत्र में क्रांति हुई और इन सभी चीज़ों ने मिलकर के इंग्लैंड में एक बड़ा बृहद वातावरण तैयार कर दिया औद्योगिक क्रांति के लिए। इसे प्रभावों को अगर हम समझेंगे यूरोप में, तो औद्योगिक क्रांति के आर्थिक प्रभावों को इससे देखा जा सकता है कि इस औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यूरोप में उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तुओं को निर्यात करने लगा। इससे ब्रिटेन की समृद्धि तथा शक्ति में दूसरे देशों की तुलना में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। यही कारण है कि औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने में ब्रिटेन शेष यूरोप से आगे निकल गया। यानी बाकी यूरोप के क्षेत्रों की तुलना में जो ब्रिटेन है वहाँ का विकास बहुत तेजी से हो गया। यूरोप में धीरे धीरे कुटीर उद्योग पद्धति के स्थान पर कारखाना पद्धति स्थापित हो गई। ये सब आर्थिक प्रभाव है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप नए नए शहरों केंद्रों का विकास हुआ और व्यापक पैमाने पर ग्रामीण जनसंख्या ने शहरों की ओर पलायन करना प्रारंभ कर दिया और यही पलायन ने जनसंख्या का प्रेशर नगरीय क्षेत्रों पर बढ़ा दिया, जिससे बड़े बड़े महानगरों की स्थापना हुई, जिसमें लिवरपूल, लीड्स, मैनचेस्टर जैसे शहर प्रमुख हैं। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ही आर्थिक परिवर्तन के रूप में यह भी देखा गया कि विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई, जिस कारण से औद्योगिक क्रांति के प्रथम चरण में मात्र ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी और जो धीरे धीरे करके समस्त यूरोप में तेजी से फैल गई। औद्योगिकरण के व्यापारिक पूंजीवाद पद्धति के स्थान पर औद्योगिक पूंजीवाद को स्थान मिल गया। इसके परिणाम स्वरूप समूचे यूरोप में बहुत तेजी से औद्योगिक केंद्रों और औद्योगिक डीलरों, औद्योगिक केंद्रों और औद्योगिक व्यापारियों का एक वर्ग बहुत तेजी से उत्पन्न हुआ। अब सामाजिक प्रभाव देखते हैं क्रांति के। औद्योगिक क्रांति के प्रसार ने कतिपय सामाजिक मूल्यों को भंग करने का कार्य किया। अब सामाजिक बंधन धन के हिसाब से तय किए जाने लगे, यानी एक ऐसा वर्ग बना जिसका आधार धन से तय होता था, आय से तय होता था। एक नया वर्ग का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति के पश्चात लोगों या उद्योगपतियों के हाथों में धन का प्रवाह था उनके हाथों की ओर, वो बढ़ गया और अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी वो और बड़ी हो गई। इससे क्या हुआ कि कुछ लोगों में आर्थिक सुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई। यही कारण था कि सामाजिक तौर पर भी यूरोप में व्यापक परिवर्तन देखे गए। मानवीय संबंधों के मध्य अंतराल उत्पन्न हुए, संयुक्त परिवार के स्थान पर नाभिकीय परिवारों का उदय हुआ और संबंधों का आधार अनौपचारिक से औपचारिक की ओर बढ़ गया। राजनीतिक प्रभावों की अगर हम चर्चा करेंगे तो इसके राजनीतिक प्रभाव ये हुए कि औद्योगिक और विकासवादी प्रक्रियाओं या राजनीतिक योजनाओं में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए डिसीजन प्रमुख हो गए। जैसे हम कह सकते हैं कि यूरोप में 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते लगभग 50 फैक्ट्री कानून बनाए गए और जो पूंजीवाद बढ़ रहा था पूरे विश्व में, तो वो पूंजीवाद को परिभाषित करने के लिए बहुत सारे दार्शनिकों ने, विचारकों ने, अर्थशास्त्रियों ने उसे सही ठहराने के लिए या उसे ठीक ढंग से परिभाषित करने के लिए वेल्थ ऑफ नेशन जैसी थ्योरी भी एडम स्मिथ द्वारा प्रस्तुत की गई, जो एक पुस्तक है जिसे एडम स्मिथ ने पूंजीवाद के समर्थन में लिखा था। इन प्रभावों के फलस्वरूप
समस्त यूरोप का स्वरूप परिवर्तित हो गया। अगर हम उसे संक्षेप में कहें तो औद्योगिक क्रांति से पहले का यूरोप और औद्योगिक क्रांति के पश्चात के यूरोप में बहुत भेद था। औद्योगिक क्रांति से पूर्व का यूरोप बहुत आर्थिक रूप से सशक्त नहीं था और औद्योगिक क्रांति के पश्चात का यूरोप आर्थिक रूप से अत्यधिक सशक्त हुआ। हाँ, सामाजिक तौर पर कुछ परिवर्तन अवश्य देखे गए। ये यूरोप के अलावा औद्योगिक क्रांति विभिन्न राष्ट्रों और विश्व के अन्य देशों के लिए भी विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के रूप में देखी गई। भारत में भी इस औद्योगिक क्रांति के व्यापक प्रभाव देखे गए। उदाहरण के रूप में ये कहा जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ होने से तेजी से कच्चे माल की आपूर्ति ब्रिटिश कंपनी द्वारा यहाँ से इंग्लैंड के लिए की जाने लगी, जिससे भारत की कृषकों पर कुछ नगदी फसलों या ऐसी फसलों को उगाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया गया अथवा उन्हें जबरन उगाने के लिए तैयार किया गया, जिनका उपयोग ब्रिटेन के उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता था। यही कारण रहा कि भारत में खाद्यान्न उगाने की परंपरा कम हो गई और खाद्यान्न की अचानक से कमी हो गई और भूखमरी और अकाल जैसी दशाएं भी भारत में देखी गई, क्योंकि भारत में कृषि का व्यापारीकरण कर दिया गया, जिस कारण से खाद्यान्न की कमी होना स्वाभाविक बात थी। तो क्रांति के प्रभाव व्यापक रूप से बृहद क्षेत्रों तक देखे जा सकते हैं। और इस टॉपिक के जो प्रश्न हैं वो यूपीएससी, पीएससी और विभिन्न राज्यों की पीएससीओं के लिए या राजकीय सेवाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाते हैं।